नेक्स्ट है इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी में स्पीसीज इन न्यूज फ्लोरा। दैट मीन्स हम ऑलरेडी फोना तो कवर कर चुके हैं, जिसमें अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब हो गया हम यहाँ पर प्लांट्स की और इनकी बात करेंगे वेजिटेशन की। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि कौन कौन सी स्पीसीज न्यूज़ में रही है रिसेंट टाइम में। तो सबसे पहले आता है रेड सेंडर्स, इसका मतलब लाल चंदन। ये न्यूज़ में क्यों रहा? देखो होता क्या है, ट्रैफिक जो कि साइट्स के साथ कोलैबोरेट करके काम करता है, अभी मैं बताऊंगा कि क्या है एक्चुअल में ट्रैफिक, है ना। इसके ऊपर यूपीएससी में पहले क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ट्रैफिक और साइट्स ने मिलकर के अभी जो स्मगलिंग हो रही थी, मतलब इलीगल मैनर में ट्रांसपोर्टेशन देखा गया था लाल चंदन का। आपने मूवी देखी होगी पुष्पा, ओके। पुष्पा में जिस तरीके से पुष्पा काम करता है, फिर एक बहुत बड़ा हीरो भी बन जाता है, तो बेसिकली वो लाल चंदन का, रेड सेंडर्स का ही पूरा मामला है। तो यहाँ पर पॉइंट जो आ रहा है वो ये कि अभी ट्रैफिक और साइट्स ने मिलकर के, या फिर ये कहो कि साइट्स के अंडर में ट्रैफिक ने काम करते हुए रेड सैंड्स की इलीगल ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्ट को अभी सीज किया है, एक तरीके से जब्त किया है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि क्या है रेड सैंडर्स, क्या इसका स्टेटस है, अगर हम वैसे देखें अलग IUCN साइट्स या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो कि इस रेड सैंडर्स का आपको साइंटिफिक नेम याद रखने ना है, दैट इज टेरोकार्पस सेंटेलिनस। नाम में ही सेंटेलिनस है, और इसी सेंटेलिनस से आप देख सकते हो एक कॉमन नाम मिला हुआ है, नेचुरल डाई जो इससे बनाई जाती है, जिसको चंदन बोलते हैं ना हम, उसको सेंटेलिन, जिसका हम यूज़ करते हैं अलग अलग कलरफुल कलर के लिए भी यूज़ किया जाता है, नेचुरल डाई बोल दिया। इसके अलावा चंदन का यूज़ जो है वो आप जानते हो कि मेडिसिनल पर्पजेस के लिए होता है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल भी होता है ये। तो कुल मिलाकर के इसकी मेडिसिनल पर्पजेस के लिए भी यूज़ होती है, और पैसे वाले लोग जो हैं इससे फर्नीचर और ये कई चीज़ें बनवाते हैं। तो कुल मिलाकर के बात क्या आती है कि इसके मल्टीपल यूसेज होने के चलते आप क्या देखते हो कि इसका मिसयूज और एक तरीके से स्मगलिंग भी होती दिखाई देती है। तो अब क्या है कि ट्रैफिक और साइट्स ने मिलकर के, या फिर कहो कि साइट्स के गाइडलाइन के अंदर ट्रैफिक ने काम करते हुए ये सीजर किया है। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा ट्रैफिक के बारे में भी समझ लेना है। देखो ट्रैफिक बेसिकली एक तरीके से एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। एक ऐसा नेटवर्क है जो कि वाइल्ड लाइफ में कोई भी ट्रेड हो रहा हो, अब चाहे फिर वो एनिमल हो, फौना हो या फ्लोरा हो, तो उसके ट्रेड से अगर नेचर को कहीं पे भी नुकसान हो रहा है ना, तो उस ट्रेड को रोकने के लिए एफर्ट हमेशा लगाते रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट क्या है, कैसे भी करके नेचर की कंजर्वेशन। वैसे ट्रैफिक की जो स्थापना हुई थी वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के साथ मिलकर के और IUCN ने ये स्टैब्लिश किया था। बट यस, साइट्स जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और हम डिटेल में बताएंगे, तो इसके साथ में मिलके भी काम किया करता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना वो सस्टेनेबल मैनर में चलता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेड का फायदा उठाने के चक्कर में आप नेचर को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर दो। तो उसको रोकने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक और साइट जैसे इंस्टीट्यूशन काम किया करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट अब हमारे लिए आ जाता है कि रेड सैंडर्स बेसिकली ये लाल चंदन जो है मिलता कहाँ है। देखो ये बेसिकली आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है ना, या फिर ये कहो मोटी मोटी बात जो ईस्टर्न घाट वाला एरिया है, ठीक है, जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, थोड़ा बहुत और थोड़ा तमिलनाडु, इस वाले एरिया में फैला हुआ है। मेजरली जो रेड सैंडर्स की कन्फाइनमेंट है वो आंध्र प्रदेश वाले एरिया में है, और पुष्पा मूवी का भी मोर और लेस फोकस जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले एरिया से ही रहता है। ठीक है, साइट्स की बात कर लेते हैं। चलो हमारे सामने आई गया साइट्स के बारे में, सीधी सी फंडा है, इसके नाम से आपको क्लियर हो जाएगा। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। दैट मीन्स जंगलों में मिलने वाले पेड़ पौधे या फिर छोटे मोटे जीव जंतु, उनका अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके चलते वाइल्ड लाइफ को खुद को खतरा है, उस चीज को रेगुलेट करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट को फाइनली एनफोर्समेंट में लाया गया था 1975 जुलाई में। ठीक है, साइट्स का सेक्रेटरीट कहाँ पर है, या फिर कहो कि कहाँ से इनका मेन हेड ऑफिस लोकेटेड है, यह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और एडमिनिस्टर, दैट मीन्स इनके ऊपर काम करने वाली मेन जो बॉडी है जिसके अंडर साइट्स कन्वेंशन को इंप्लीमेंट किया जाता है, वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, साइट्स के द्वारा जो भी एग्रीमेंट्स दिए जाते हैं या फिर जो भी अपेंडिक्स में जो गाइडलाइंस दी जाती है ना, वो नो डाउट
जो भी साइट्स की सिग्नेटरी पार्टीज है, फॉर एग्जांपल इंडिया सिग्नेटरी है, तभी हम बार बार साइट्स की बात करते रहते हैं। सो द पॉइंट इज कि साइट्स के द्वारा अगर कोई भी डिक्री या कोई भी ऑर्डर या कोई भी लीगली मतलब बाइंडिंग कोई भी ऑर्डर दिया जाता है ना, तो वो पार्टीज को मानना होता है, जैसे कि इंडिया को यहाँ पर मानना होता है। बट दैट डजंट मीन कि वो नेशनल लॉज को भी ओवरटेक कर जाएगी। दैट मीन्स इंडिया एक सोवरन कंट्री है, तो अपना खुद का लॉ जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें जो प्रोविजंस है उसके ऊपर नहीं है साइट्स। ओके, हाँ, हेल्प भले ही कर देगा कि साइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दोनों मिलकर के फिर बाद में इंडिया की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में काम कर रहे हैं। बट अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कहीं पे रिलैक्सेशन दे रखा है और साइट्स में उसके ऊपर रेगुलेशन टाइट कर रखी है, तो भैया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, वो आप कह सकते हो ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलेगा। अभी रिसेंट टाइम में देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दिसंबर 2022 की ये अपने आप में अपडेट है, आप देख सकते हो। ये ट्रैफिक जो खुद नेटवर्क है ना, उसकी वेबसाइट से ली हुई स्क्रिप्ट है, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 4 में एंट्री मिल चुकी है रेड सैंडर्स, दैट मीन लाल चंदन को, क्योंकि इसकी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो प्रोटेक्शन देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो मेन काम का जो पार्ट होता है ना, वो होता है ये हार्डवुड, जो हार्टवुड है। जैसे अगर ये जो पेड़ होता है, पौधा होता है, मतलब मेन जो पेड़ होता है ना रेड सैंडर्स का, इसको अगर क्रॉस सेक्शनली आप काटोगे ना, तो आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसमें जो सेंटर वाला पार्ट है दैट इज हार्टवुड। इसका यूज किया जाता है। फिर आप जो भी लाल चंदन देखते हो, ठीक है ना, जो अभी हमने इमेज में भी देखी पुष्पा मूवी का, ये आप देख सकते हो, ये बेसिकली अंदर वाला ही पार्ट है, जिसमें बाहरी जो पोर्शन है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हार्टवुड है, ये रेड सैंडर्स पेड़ की, इसकी जो बीच का जो मेन पोर्शन है, जो आप कह सकते हैं स्टेम का या ट्रंक का, इसमें आप देखोगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स में मिल जाते हैं। अब आपको पता है कि पेड़ जब भी लगता है तो मिनरल्स कहाँ से लेगा? डेफिनेटली रूट से, वाटर के थ्रू। अब वो मिनरल्स जो ऊपर की तरफ जाते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पार्ट है पेड़ का, ये तने का, दैट इज जाइलम। वो क्या करता है, अपने पानी के साथ में मिनरल्स को भी ऊपर तक पहुंचाता है, दूर दूर तक पहुंचाता है, जहां जहां पर भी फूड मेकिंग प्रोसेस हो रहा है या जहां भी पानी की रिक्वायरमेंट हो उस पर्टिकुलर ट्री में। तो आप देखोगे कि उसके साथ में स्ट्रॉन्शियम, कैडमियम, जिंक और कॉपर जैसे जो मिनरल्स है ना, वो भी आपको मिल जाते हैं। इसके चलते ये कहीं ना कहीं मेडिसिनल पर्पजेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, और फूड आर्टिकल्स बनाने में भी इसकी सहायता ली जाती है या यूज किया जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में, इसका मतलब पिछले 10 सालों में आप देखोगे कि लगभग 50 से 70% तक की कमी आई है ओवरऑल रेड सैंडर्स के ट्रीज की पॉपुलेशन या उनकी क्वांटिटी की बात करें। साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स 2 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 4 में है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 1 साल पहले ही इसको अपडेट किया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर आर्टिकल की बात करें, दैट इज सेना स्पेक्टेबिलिस। सेना स्पेक्टेबिलिस बेसिकली आपने देखा होगा ये कि ऑर्नामेंटल ट्री है, इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुल दिखता है दिखने में, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, नोडल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इन्वेजन, ठीक है, NCBI, जो कि केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंडर काम करती है, उसके द्वारा एक मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है कि कैसे भी करके इस ऑर्नामेंटल प्लान के एक तरीके से ग्रोथ को हमें मैनेज करना होगा, कंट्रोल करना होगा। नो डाउट ये दिखने में बहुत बढ़िया है, इसके मेडिसिनल पर्पजेस भी बहुत अच्छे से फुलफिल होते हैं, मतलब दवाइयाँ भी अच्छी खासी बन जाती हैं, है ना, और फिजिकली, और इसकी प्रेजेंस भी अपने आप में बहुत बढ़िया रहती है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो प्लांट है, ये पेड़ है ना, ये बाकी जो नेटिव स्पीसीज है ना, उनकी ग्रोथ के लिए खतरा साबित हो रहा है। इस वजह से इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और इसी से संबंधित अभी आप देखोगे कि हिंदू के अंदर एक रिपोर्ट भी आती है, ठीक है, जनवरी होने को तो पिछले साल की है, बट क्या है कि सेना स्पेक्टेबिलिस जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में लगातार बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज हैं प्लांट्स की, वो ग्रो नहीं कर पा रही है। तो अब आप समझ सकते हो कि वाकई में ये एक अपने आप में हेडेक है, खतरा है। नीलगिरी बायोस्फीयर की लोकेशन आप देखोगे ना, तो साउथ इंडिया में लोकेटेड है, आपको ये तो पता ही है, जिसमें एक तरफ कर्नाटका, एक तरफ तमिलनाडु, एक तरफ केरला, तीनों का जो ट्राई जंक्शन एरिया है, वहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर लोकेटेड है, जिसमें डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स आ जाते हैं, जैसे कि नागरहोल टाइगर रिजर्व ले लो, बांदीपुर टाइगर रिजर्व ले लो, मुदुमलाई ले लो, नीलांबुर फॉरेस्ट ले लो, ठीक है, मुकुर्ती ले लो। इसके अलावा आप देख सकते हो अमरम बालम रिजर्व आ गया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी इसी के अंडर आ जाता है, अट्टापडी रिजर्व फॉरेस्ट भी आ गया इसके अंदर। इसके अलावा सिगूर रिजर्व फॉरेस्ट और गुट्टायल्लुर
ठीक है, गुटैया लटूर रिजर्व फॉरेस्ट, ये सारे मिलाकर के ओवरऑल एक कंबाइन पूरी एक अम्ब्रेला आप कह सकते हो ज्योग्राफी जो फाइंड कर रखी है, दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर। और इसी में आप देखोगे कि वेस्टर्न घाट इधर से और ईस्टर्न घाट इधर से आकर के मिलते भी हैं। तो पॉइंट क्या आता है कि जिस तरीके से ये प्लांट ग्रो कर रहा है सेना स्पेक्टेबलिस, ये कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा साबित हो रहा है। ये बेसिकली ट्रॉपिकल अमेरिका, दैट मीन सेंट्रल अमेरिका, और आप कह सकते हो कि लैटिन अमेरिका वाले एरिया से ओरिजिनली माना जाता है। बट यस, इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नहीं बढ़ने देता। इसके अलावा एंटी बायोफिल्म, कई बार क्या होता है जो ये छोटे पैथोजेंस होते हैं ना, बैक्टीरिया वायरस, और ये मिलकर के क्या करते हैं, अपनी लेयरिंग क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि फिर बाद में किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कोई भी बीमारी लगना बड़ा कॉमन हो जाता है। तो उस बायोफिल्म को बनने से भी रोकता है ये। एंटी फंगल है, एंटी ऑक्सीडेंट है। कहने का मतलब मेडिसिनली बहुत बढ़िया ये प्लांट है, बट एक्चुअल में ये प्लांट जो है ये खतरा साबित हो रहा है बायोडाइवर्सिटी के लिए। इस वजह से इसको रोकना जरूरी है। ये एक एनवायरमेंटल वीड के तौर पे, खरपतवार के तौर पे लगातार बढ़ रहा है और साथ में नेटिव स्पीसीज की ग्रोथ को खतरे में डाल रहा है, इसलिए इसको रोकना जरूरी हो जाता है। IUCN साइट्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो देखो IUCN में तो इसको इंडेंजर्ड में डाला हुआ है, नो डाउट इसकी कमी है, बट इंडिया में खतरा साबित हो रहा है ना, इसलिए रोकना जरूरी है। बाकी इन दोनों में, साइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसकी कोई लिस्टिंग नहीं हो रखी है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे आता है हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स। होता क्या है, देखो हिमालय तो वैसे भी अपने आप में ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। चाहे फिर आप वहाँ की ज्योग्राफी में वहाँ की टोपोग्राफी की बात कर लो, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको फॉरेस्ट एरिया दिख जाएंगे। ऊपर जैसे जैसे हाइट पे जाओगे ग्रासलैंड मिलेंगे, और ऊपर जाओगे तो आपको स्नो कैप्ड आपको ग्लेशियर्स मिल जाएंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिल जाएंगे। बट होता क्या है कि यहाँ पर हिमालयन रीजन में बहुत सारे ऐसी श्रब्स या फिर ये कहो कि ऐसी झाड़ियाँ मिल जाती हैं जो कि बहुत गजब की जड़ी बूटी का काम करती है। तो ऐसे में क्या है कि हिमालयन रीजन में मिलने वाले 3 डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स को IUCN की रेड लिस्ट में एंट्री मिल गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 प्लांट्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, 3 स्पीसीज की हम बात करने वाले हैं, बेसिकली ये खतरे में हैं, क्योंकि इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। मानव अपने लालच के चलते बर्बाद कर रहा है इकोलॉजी को। तो पॉइंट है फर्स्ट वन, दैट इज पटवा। इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाल दिया। अब आप देख लो पिछले 10 सालों में 80 से 90% तक के एरिया में कमी आई है, अगर हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड को कंसिडर करके पटवा की बात करें तो। ये एक पेरेनियल श्रब है, दैट मीन्स 12 महीने हरी रहने वाली श्रब है। मेनली ये उत्तराखंड वाले एरिया में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इससे निकलने वाला जो तेल होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम आता है, दैट मीन्स उम्र को बढ़ते हुए आप रोकना चाहते हो तो उसके लिए जो आप प्रोडक्ट यूज करते हो वो दोज आर एंटीऑक्सीडेंट। तो ऐसे में बढ़ती उम्र को रोकने के लिए बनाया जाने वाला तेल है, उसमें यूज होता है पटवा का। ध्यान रखना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाल दिया गया है। फिर आ जाओ हिमालय फ्रिटिलरी, इसको वल्नरेबल में डाल दिया। इसका मतलब खतरा मंडरा रहा है, ध्यान दे लो, बचा लो, नहीं तो हो सकता है कि लगातार इसकी संख्या में कमी आ जाए। ये भी एक पेरिनियल बल्बरस हर्ब है। ये देखो इस तरीके से बल्ब टाइप इसके फ्लावर या फिर आप कह सकते हो कि इसकी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि श्वास रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो बीमारियां होती है, जैसे ब्रोंकाइकल डिसऑर्डर मान लो, या बच्चों में जो निमोनिया की प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें सांस लेने में बड़ी जोर आती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए काम आता है ये हिमालयन फ्रिटिलरी। ओके, ये बेसिकली कफ को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर किसी की बॉडी में ज़्यादा कफ प्रोड्यूस होने लग जाता है, म्यूकस जिसको बोलते हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं साफ करने में, कहते हैं ना कि छाती बैठ गई, तो छाती को साफ करने के लिए काम आने वाली दवाई में इसका यूज़ होता है। मेनली चाइनीज़ मेडिसिन कॉन्सेप्ट में इसका ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है, ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट आ जाती है सलम पंजा। सलम पंजा की बात करें तो इसको इंडेंजर्ड में डाला गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो एरिया है या इसकी जो प्लांट्स की पॉपुलेशन है वो पिछले 10 सालों के अंदर 50 से 70% तक कम हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में इनको प्रोटेक्शन देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ये भी ट्यूबरस स्पीसी है, क्योंकि इसके कहीं ना कहीं गांठों की शेप में आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है, और ये हिमालयन रेंज में मिलती है, और अफगानिस्तान में जो हिंदू कुश रीजन है वहाँ पर भी इसकी आपको प्रेजेंस मिल जाएगी। अब हो क्या रहा है कि एक तो क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, जो एक
ठंड वाला माहौल है वो थोड़ा कम होता चला जा रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इसके चलते इनके लिए जो एक कंड्यूसिव टेम्परेचर कंडीशन होती है वो कम होती चली जा रही है, और दूसरा इनके लिए जो हैबिटाट है, जिस एरिया में ये सर्वाइव करते हैं, उसमें भी रिडक्शन देखने को मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो इसका यूज आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री के अंडर जितने भी आप कह सकते हो जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी मेथड्स हैं मेडिकल साइंस के, उन सब में यूज होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है दवाई बनाने के लिए, जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं, चाहे फिर वो डिसेंट्री हो या गैस्ट्राइटिस हो, ठीक है, जब पेट में मरोड़े आने लग जाते हैं ना, पेट में बहुत दर्द होने लग जाता है, उसके लिए ट्रीटमेंट में ये काम आता है। चलिए जी, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज बाओबाब ट्री। ये ट्री देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिखने में ही कितना गजब का दिख रहा है, ठीक है। इसकी लाइफ आप सुनोगे तो आप खुद सोचोगे कि वाकई में क्या गजब पेड़ है। 2000 साल की जिंदगी है इस पेड़ की, और इस पेड़ पे लगने वाले जो फूल हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश में लगता है ये मेजरली हमारे देश में, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें ना तो ये मेजरली अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में मिलता है, ठीक है। अभी मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए कि मेजरली ये कहाँ पर मिलेगा, अफ्रीकन रीजन हो गया, मेडागास्कर और ये ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब ये मोर और लेस ट्रॉपिकल रीजन में ही आपको मिलेगा। बट यस, इसकी कन्फाइनमेंट किस तरफ है? ज़्यादा सदर्न वाले पोर्शन में। इसका मतलब हम इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इसकी कन्फाइनमेंट को मेजरली एक तरीके से देख सकते हैं। अब देखो, इसमें जो फ्रूट लगता है ना, उसको आप कह सकते हो कि जो मांडू वाला एरिया ना, मध्य प्रदेश में मांडू, वहां पर जो भील ट्राइब रहती है, उनके द्वारा इस फ्रूट को बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। और बेचते भी हैं वो मार्केट में। क्या बोलते हैं इसको? खोरसनी इमली, ठीक है। मतलब खट्टा फ्रूट होता है, डेफिनेटली इमली बोल रहे हैं तो। और न्यूट्रिशियस वैल्यू भी इसकी बहुत अच्छी है, और इसको कई बार आप कह सकते हो कि कुछ बीमारियों को ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज कर लिया जाता है। तो बेसिकली मध्य प्रदेश सरकार क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि इससे जो फ्रूट निकलता है ना, दैट इज खोरसनी इमली, इसको आप एक जीआई टैग दे दो। जीआई टैग का मतलब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में फिर ये भील ट्राइब के जो लोग हैं, जो मांडू वाले एरिया में हैं, वो इस फ्रूट को एक तरीके से बेच करके एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तो मिलेगा ही, नेशनल और इंटरनेशनल, और लोग जो है वो ऑटोमेटिकली इसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे। तो देखो, एक तो इस तरीके के पेड़ जो हैं, ठीक है, बाओबाब, जो कि बहुत कम है अपने आप में, ठीक है, वैसे आप देखो कि ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आ जाता है, तो ऐसे में इनको प्रोटेक्शन भी मिलेगी कि चलो ठीक है, इनके फ्रूट्स की इतनी वैल्यू हो रही है। तो दूसरा, ये जो भील ट्राइब के लोग हैं, उनको भी लाइवलीहुड अर्न करने का एक एक्स्ट्रा एक अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। इस पेड़ पर लगने वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसिकली पेंडुलियस, पेंडुलियस मतलब ड्रॉप डाउन, नीचे लटकते हुए फ्लावर। अब सीधी बात है, इस तरीके की ट्यूबर गांठे या फिर आप देख सकते हो इमली टाइप अगर कोई फ्लावर या फिर कोई फ्रूट तैयार होगा, तो वो डेफिनेटली वजन की वजह से नीचे लटकेगा। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। ट्रंक की स्ट्रक्चर बैरल टाइप, एक लंबा सा पाइप जैसे हो, उस तरीके की स्ट्रक्चर इसकी देखने को मिलती है, जो कि आप अच्छे से याद रख ही लोगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सी इमेज में स्ट्रक्चर भी हम देख पा रहे हैं। चलो जी, नेक्स्ट है इंडियन ओक, जिसको हिजोल भी बोलते हैं। अब इंडियन ओक हिजोल की बात क्यों आई है? देखो, बात ऐसी है, ये मिलने को तो केवल इंडिया में नहीं मिलता है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना। ये साउथ एशिया, दैट मीन्स इंडिया के अलावा हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें भी कई बार मिल जाता है। बट यस, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया तक भी इसका एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो इस तरीके से पिंक और रेड कलर के होते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, न्यूज़ में क्यों है ये? इसका बेसिकली हैबिटाट लगातार श्रिंक कर रहा है, रीजन बीइंग राइजिंग टेम्परेचर एंड फ्लक्चुएशन इन रेनफॉल, अगेन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से इस प्लांट को बहुत ज़्यादा खतरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखोगे इसका साइंटिफिक नेम है, वो आपको ध्यान रख लेना है, दैट इज बैरिंगटोनिया एक्यूटेंगुला, ठीक है, बैरिंगटोनिया एक्यूटेंगुला। ओके, ये एवरग्रीन ट्री है, दैट मीन्स पूरे साल हरा भरा रहता है। इसका मतलब ये है कि कुछ पत्ते झड़ते रहते हैं और कुछ पत्ते आते रहते हैं, मोर और लेस पूरे साल आपको हरा भरा दिखाई देगा। इसकी फैलावट आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये आपको गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना बेसिन के आसपास में आपको मेनली देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब आप देख सकते हो कि ये कहीं ना कहीं हिमालयन रीजन से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। अब इसमें सीधी बात है, टेम्परेचर राइज होगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ असर तो देखने को मिलेगा। वैसे तो ये प्लेन एरिया आ गया, नो डाउट,
ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। बट ये कन्फाइनमेंट जो है, ये तीनों रिवर्स कहाँ से मोर और लेस अपना ओरिजिन रखती हैं? मेघना पूर्वांचल से रख लेती है और ये कहीं ना कहीं तिब्बत और हिमालयन रीजन से रखती हैं। तो पॉइंट ये है कि टेम्परेचर राइज और क्लाइमेट चेंज की वजह से इनको लगातार खतरा बना हुआ है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर कि इससे निकलने वाला जो एक तरीके से टैनिन निकलता है इस प्लांट से, ठीक है ना, इंडियन ओक से टैनिन, और उसका यूज होता है हार्ट डिजीज को ट्रीट करने में। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट भी है। और साथ में फिश पॉइजन भी बनाया जाता है इसकी रूट से, जिससे कि फिर बाद में आपको मान लो कि कोई अनवांटेड फिश स्पीसी है, उसको किल करना हो तो इसमें आप फर्दर यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हिजोल जो है वो आपको मेजरली कहाँ मिलता है? कन्फाइनमेंट जरूर याद रख लेना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन के आसपास में। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका साल ट्री। साल ट्री की बात करें, इस तरीके के पेड़ आपने देखे होंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है। ये फर्नीचर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। कारण क्या है कि ये फायर रेजिस्टेंट होता है, आग को जल्दी से पकड़ता नहीं है, और इसी वजह से फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग करने में इसकी बहुत ज़्यादा यूज होती है। अब देखो, ये बेसिकली एक सब डेसिडुअस ट्री है। दैट मीन्स ऐसा प्लांट है जिसको आप बहुत रेयर, पत्ते झड़ते हैं इसके, और पूरे साल में आपको बहुत रेयर दिख जाएगा, हो सकता है कि पूरे पत्ते झड़ गए हों, बट मोर और लेस ये आपको ग्रीन सा दिखाई देगा। इसलिए इसको सब डेसिडियोस बोला कि पत्ते झड़ते भी हैं। कई बार ऐसा केस भी होता है कि पूरे पत्ते झड़ गए, बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बहुत रेयर देखने को मिले कि हाँ जी लगातार ये तो ग्रीन ही है और कभी सूखा पड़ा ही नहीं। ये कहाँ पर कन्फाइंड है? देखो, गंगा प्लेन्स है ना, गंगा प्लेन, गैंजेटिक प्लेन्स, उसके नॉर्थ और सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ में ये लोकेटेड है। अब आप सिंपल सी बात देखो कि गंगा इधर से यूं जा रही है तो इसके नॉर्थ में इधर भी कन्फाइनमेंट है और इधर भी कन्फाइनमेंट है सेंट्रल इंडिया की तरफ, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, थोड़ा सा ये झारखंड वाला एरिया, ठीक है, इन एरियाज में मेनली साल ट्री कन्फाइंड है। और नॉर्थ में आप देखोगे तो इधर उत्तराखंड वाला एरिया आ गया, उत्तर प्रदेश वाला एरिया आ गया, और थोड़ा सा असम और वेस्ट बंगाल इधर वाले एरिया में भी इसकी आपको प्रेजेंस मिल जाएगी। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो ये नेटिव है साल ट्री इंडिया के लिए। ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, हिमालयन रीजन, यहाँ पर ये आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल जाएगा। फायर रेजिस्टेंट है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स से बहुत सारे और भी प्रोडक्ट, जैसे पत्तियाँ ही हैं तो उनको भी बेच करके ट्राइब्स जो है अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। इससे निकलने वाला जो रेजिन होता है, रेजिन का मतलब पेड़ जो है ना, वो अपनी, आप कह सकते हो कि जो भी इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके चलते हैं, इनके ट्रंक से और इनके अलग अलग पार्ट से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसको रेजिन बोल दिया जाता है। उसका यूज है ना, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में किया जाता है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि ये फर्नीचर बनाने के लिए भी काम आता है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट हो जाता है। और इससे निकलने वाला जो बीज होता है ना, साल का बीज, वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है मेनली सेंट्रल इंडिया में, जिसमें उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और ये कुछ स्टेट्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसका फर्दर यूज़ किया जाता है फिर मेडिसिन पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। इसमें साल ट्री के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसकी ज्योग्राफी और समथिंग एल्स। नेक्स्ट, डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्क्यूलर प्लांट। यहाँ पे हमें इन टर्म्स को पहले समझना होगा। टर्म समझ गए तो पूरा आर्टिकल आपके ऐसे कैसे दिमाग में छप जाएगा। डेसिकेटिंग टॉलरेंट, डेसिकेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम ड्राइनेस, जब बहुत सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन, पानी मिल ही नहीं रहा, उस टाइम की सिचुएशन को आप बोलते हो डेसिकेशन। टॉलरेंट मतलब उस सूखे को भी झेलने वाले। वेस्क्यूलर, वेस्क्यूलर का मतलब वो प्लांट्स जिनके पास में लंबी सी डंडी होती है, जिसको आप ट्रंक या जो भी आप नाम देना चाहो, और फिर बाद में पत्तियों से वो कनेक्टेड होते हैं। पत्तियां जो हैं वो एक लंबी सी स्ट्रीम, मतलब आप कह सकते हो एक लंबी सी डंडी के ऊपर लगी रहती हैं, उनको वेस्क्यूलर प्लांट्स बोलते हैं। और वेस्क्यूलर प्लांट्स में जनरली दो इंपॉर्टेंट टिश्यूज होते हैं, दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं जाइलम, एक को बोलते हैं फ्लोएम। जाइलम का काम तो क्या है, जड़ से पानी को पत्तियों तक या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को पहुंचाना। और फ्लोएम का काम क्या है कि पत्तियों ने जो खाना तैयार कर दिया उस खाने को अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसमें एक ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पर अभी रिसेंट टाइम में एक स्टडी होती है जिसमें ये पता पड़ता है कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट आपको पता है कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ लोकेटेड है, तो यहाँ पर लगभग 62 डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्क्यूलर प्लांट की स्पीसीज को
आइडेंटिफाई किया गया है। अब ऐसे में इसका मतलब ये हो गया कि अगर सूखा भी पड़े ना वेस्टर्न घाट वाले एरिया में, तो ये प्लांट्स सरवाइव कर जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पानी की कमी के चलते जब वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं तो ऐसे सूखे होकर के मुरझा जाते हैं, और जैसे इनको थोड़ा सा पानी मिलता है तो इस तरीके से ये खिल उठते हैं। ये रिसरेक्शन प्लांट भी बोले जाते हैं इनको, कि एकदम से खत्म, एकदम यूं लगता है कि भाई ये तो डैमेज हो गया, पर पानी मिलते ही एकदम से वापस से खुलना शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके के जो हैबिट है, ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल वेस्क्यूलर प्लांट्स में ही हो, नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स जैसे छोटी मोटी घास की तरीके के जो अपीयरेंस वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी देखने को मिल जाता है, जिनमें इस तरीके के टिश्यूज की जरूरत नहीं है पानी और खाने को दूर दूर तक पहुंचाने की, जैसे कि हमने बात की जाइलम और फ्लोएम की। बट यस, अभी जो हमें 62 डिफरेंट स्पीसीज मिली हैं वो किसकी हैं? वो हैं डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्क्यूलर प्लांट्स की। ठीक है, समझ गए होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में चीज आ रही होगी। डिहाइड्रेशन कितना हो सकता है इन प्लांट्स का, इन 62 स्पीसीज का? बताया जाता है 95, मतलब आप देखो कि पानी की क्वांटिटी उनके पास में, उनका पूरा जितनी कैपेसिटी उसका केवल 5% भी रह जाएगा ना, तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। और जिस दिन इनको अच्छे से पानी मिल गया, रीसर्वाइव आ जाएंगे, रीसरेक्ट कर जाएंगे, इसलिए इनको रीसरेक्शन प्लांट्स भी बोल दिया जाता है। ऐसे प्लांट्स आपको जनरली कहाँ मिलेंगे? बेयर रॉकी स्ट्रक्चर, ऐसी चट्टानें जहां पर आपको पानी बहुत कम देखने को मिले, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी स्पीसीज, ये 62 स्पीसीज मिली है ना, इनमें आप नोटिस करोगे इनके नाम जो है एग्जाम्पल के तौर पे, एक का नाम है ट्राइपोजोन कैपिलेटस, ठीक है। एक है आपका कोरी सॉरी कोरालॉडिकस लेंग्वी, सॉरी लेन्यूजिनोसिस, ठीक है, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, आप थोड़ा प्रोनाउंशिएट कर लिए। एक तो आपका हो गया आपका ट्रैपिगोन ट्रिपोगोन कैपिलेटस, और दूसरा आपका हो गया कोरा कोरेलो कोरोलोडिस्कस लैंग्विनोसिस। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है ना बोलने में, और स्पीड से बोलने में थोड़ा सा वैसे भी इशू आता है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। सो द पॉइंट इज, आपको इनका नाम जरूर थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है। कैसे? यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगी? रिसेंटली ये नाम थे भाई न्यूज़ में, अब बताओ ये क्या है? हिमालयन रीजन में जो श्रब्स मिली हैं उनका नाम है, या ये कोई मेडिसिनल प्लांट है, या फिर वेस्टर्न घाट में मिली हुई कोई एकदम स्पेसिफिक क्वालिटी के कुछ प्लांट्स हैं, या कोई एनिमल्स हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब इसमें आपको डेसिकेशन टॉलरेंट नाम नहीं मिला, बट यहाँ पर बात बोल दी वेस्टर्न घाट की, तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा, एक कहता है ना कि हिंट लेकर के भी आंसर देने की, अप्रोच बनाने की जरूरत है। ठीक है, चलो जी अगले आर्टिकल पे पहुंचते हैं। अगला है गुच्ची मशरूम। भाई साहब 1800 रुपए, 18×2 = 36 है, 36,000 रुपए किलो मशरूम बिकती है ये। अब सोचो कितने पैसे वाले लोग खाते हैं, अंबानी अडानी खाते होंगे शायद ये तो, या फिर कुछ लोग वो कह सकते हैं जो कि फिल्म सुपरस्टार्स, जिनके पास में पैसा इसलिए आता है क्योंकि वो ब्यूटीफुल दिखते हैं, और ब्यूटीफुल दिखने के लिए फिर वो मशरूम कंज्यूम करेंगे। तो अभी क्या है कि ये जो गुच्ची मशरूम है ना, इसको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। एक आप जानते हो कि स्प्रिंग जल्दी आ रही, स्प्रिंग का मतलब सर्दियों के बाद में एकदम से गर्मियां आने वाले को जो ट्रांजिशन सीजन है ना, वो थोड़ा प्रीपोन्ड हो रहा है, जो कि हमें गेहूं की खेती में इनमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए दिखाई देता है। तो अर्ली स्प्रिंग के चलते, वेदर पैटर्न चेंज होने के चलते, एवरेज टेम्परेचर के हाई होने के चलते, दैट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग के चलते, ये जो गुच्छी मशरूम है ये बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रही है, सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है। अब सीधी बात है, प्रोडक्शन कम हो रही है तो इनके ऊपर डिपेंडेंट जो भी लोग हैं उनकी लाइवलीहुड के लिए भी खतरा मंडरा रहा है। तो बेसिकली अभी क्या होता है, एक रिपोर्ट भी आती है, ठीक है, आप देखो कि 2023 की रिपोर्ट है, इसमें बताया गया कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव और डिलीशियस फूड है, ठीक है। और अब ये न्यूज़ में इसलिए आई थी, वो रुबिका दिलक, ठीक है, जो कि कह सकते हो छोटी बहू सीरियल में एक्टर है ना, छोटी बहू के रोल में समथिंग, तो उसके द्वारा ये दिखाया गया था कि देखो वो किस तरीके से कंज्यूम कर रही है गुच्ची मशरूम। भाव देखो आप, आधा किलो के 18,000 रुपए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये। अब देखो बात ऐसी है
कि गुच्ची मशरूम की अगर बात करें तो ये खाने में अर्ली फ्लेवर, दैट मीन्स आपने नोटिस किया होगा कुल्हड़ में चाय पीते हो तो क्या फील आता है ना, तो वैसा कुछ एक्सपीरियंस होता है इसको। बट यील्ड जो है, प्रोडक्शन है, वो कम हो रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, तभी तो इतना महंगा बिक रहा है भाई, लोग खा रहे हैं। तो इसमें पोटेशियम, विटामिन डी, कोई बोलता है इसमें और भी मतलब बढ़िया बढ़िया मिनरल्स मिल जाते हैं, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। और एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, उम्र को बढ़ता हुआ नहीं दिखाता ये। इसके अलावा हेल्थ डिजीज, फॉर एग्जांपल हार्ट और डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसको क्या आ रही है, क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हैबिटाट लॉस, जंगलों की कटाई के चलते जो ह्यूमन एनक्रोचमेंट बढ़ता चला जा रहा है, जंगल की जो एरिया है वो रिड्यूस हो रही है, तो उसके चलते इनको उगने की जगह भी नहीं मिल रही है। तो ओवरऑल एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज के चलते इसकी प्रोडक्शन में या फिर यील्ड में कमी देखने को मिल रही है। चलिए जी, आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कॉनोकैर्पस ट्री। कॉनोकैर्पस ट्री, ये देखो इस तरीके के कैनोपी टाइप आपने देखे होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होते हैं, देखने में बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, और इनकी कटाई होकर के एकदम आप चाहो वैसी फिनिशिंग दे सकते हो। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है कि गुजरात सरकार के लिए सरदर्दी बन चुका है। गुजरात सरकार ने ये कह दिया कि भाई ये जो प्लांट है ये एडवर्स इंपैक्ट डाल रहा है हमारे आसपास के फॉरेस्ट एरिया में भी। इवन जिन बिल्डिंग्स के पास में इनकी प्लांटिंग हो गई उनके अंदर अगर अंडरग्राउंड कोई मान लो पाइपलाइन डाली हुई है पानी की, या फिर कोई केबल डाली हुई है कम्युनिकेशन के लिए, तो उसमें भी इसकी जड़ें घुस कर के और उनको डैमेज कर रही हैं। सो ये अपने आप में एक सरदर्दी बन चुका है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो डिसाइड क्या किया गया है कि कॉनोकैर्पस ट्री को हम एलिमिनेट करेंगे। तो ऐसे में ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉनोकैर्पस ट्री जो है ये एवरग्रीन प्लांट है, पूरे साल आपको हरा भरा दिखाई देगा, और ये एक्सोटिक मैंग्रोव स्पीसी है, दैट मींस इंडिया की नहीं है, और मैंग्रोव का मतलब ये कोस्टल एरियाज में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ग्रोथ बहुत स्पीड से होती है, आप खुद देखा करो कि अभी तो कटाई की है बागानी में, ठीक है, जो गार्डनिंग करने वाले लोग होते हैं उनके द्वारा, पता पड़ा कि 1 महीने के अंदर फिर से उसी साइज का हो गया ये, ठीक है। इनकी फ्लावरिंग सीजन है दैट इज इन विंटर, ठीक है। और इनका फ्लावर से जो भी निकलता है ना पोलन, जो भी कण निकलते हैं, उसकी वजह से लोगों को जुकाम, कफ और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। आप देखोगे कि हॉस्पिटल्स के आसपास में इस तरीके के आप प्लांट्स को लगा करके अगर कोई चलता है ना, तो वहां पर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की बजाय डेथ भी हो जाती है छोटे बच्चों की कई बार, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाली सिचुएशन हो रही है। तो ऐसे में कॉनोकैर्पस ट्रीज को एलिमिनेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क अभी गवर्नमेंट्स के सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ गुजरात थोड़ा सा प्रोएक्टिवली काम करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि जड़ें बहुत गहरी चली जाती हैं तो ये बर्बाद भी कर देती हैं आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को भी। आ जाइए अब आप ज़ेरोफाइट्स, कैक्टस, कंटीले पेड़ पौधे। अच्छा, आपको ये तो पता है क्या कि कांटे एक्चुअल में जो होते हैं, जो कैक्टस पेड़ इन पे लगे रहते हैं, कैक्टी जिसको बोलते हैं, तो ये क्या है, क्या कांटा कोई अलग से पार्ट है या उसका हम जानते हैं उन्हीं में से कोई पार्ट है? जी बेसिकली कांटा जो होता है वो लीफ होती है, पत्ती होती है। पर क्या है कि मजबूरी ऐसी हो गई इनकी बेचारों की कि पानी नहीं मिलता, और पानी नहीं मिलेगा तो बॉस फिर उनको अपने अंदर जो पानी है उसको बचाने की आदत डालनी पड़ेगी, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि ऊंट बचाता है। क्योंकि पानी एक बार मिल गया फिर पता नहीं कितने 7-8 महीनों बाद दोबारा थोड़ा बहुत पानी मिल जाए तो मिल जाए। आप थोड़ा सा इमेजिन कर लो थार डेजर्ट, वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है जी। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है कि जहां पर भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना कि पानी की कमी है, या फिर कहो कि जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी में भी पानी हम नहीं जुटा पा रहे हैं, तो उस एरिया की ज़मीन को हम कैसे रिजुवनेट करें, उस एरिया की ज़मीन को बर्बाद होने से हम कैसे बचाएं। तो उस चीज़ पर काम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बोला कैक्टस प्लांट्स है ना वो बहुत कम पानी में सर्वाइव कर जाते हैं, तो क्यों ना इनकी प्लांटेशन को हमें ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, और इसी चीज़ पर ध्यान देने की अभी कोशिश की जा रही है। तो कैक्टस की अगर बात करें ना, तो दुनिया में आपको जो डेजर्ट एरिया है वहां पर आपको मेजरली दिखाई देंगे कैक्टस प्लांट्स, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ये विक्टोरियन डेजर्ट आ गया, इधर ये थोड़ा बहुत अटाकामा और ये डेजर्ट आ जाता है आपके साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में इधर नामीबियन डेजर्ट वो आ जाता है साउथ वाला, सहारा देख लो हमारा
थार देख लो, इधर सियरा नेवेडा वाला एरिया आ गया नॉर्थ अमेरिका में। सो द पॉइंट इज कि जहां पर डेजर्ट्स हैं, जहां पर अच्छी खासी रेनफॉल नहीं है, वहां पर अगर कैक्टस सरवाइव कर सकते हैं तो पानी की तो कमी हम अभी देख रहे हैं। लगातार पानी की शॉर्टेज तो आ रही है, वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के चलते, तो क्यों ना एक ऐसा ऑल्टरनेट के ऊपर काम किया जाए जो कि ऑलरेडी कम पानी के ऊपर सरवाइव कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे देश में राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश वाले एरिया सेमी एरिड रीजन है, जहां पर बरसात जो है पूरे साल में खींच के 45 दिन भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो बोलो वहां पर अगर कैक्टस सरवाइव कर रहे हैं तो पानी की जहां जहां पर भी कमी है जिसकी वजह से जमीनें खराब हो रही है, तो क्यों ना हम कैक्टस की खेती वहां पर प्रमोट करें। ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि इनके पास में पानी बहुत कम होता है, इनके पास में टिश्यूज किस इस तरीके के डेवलप होते हैं जिससे कि ज्यादा गर्मी में भी ये अपने पानी को स्टोर करके रख पाते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या हाईलाइट की जा रही है कि अगर कैक्टस की ग्रोथ को हम ज्यादा प्रमोट करेंगे तो सीधी बात है प्लांट का फूड क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सीधी बात है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होगा कि नहीं। जो हमारे डिफरेंट कमिटमेंट्स हैं कि हाँ जी हम आने वाले समय में 2030 तक बहुत बढ़िया क्वांटिटी के अंदर कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करेंगे, तो एमिशन को कंट्रोल करना है या कार्बन न्यूट्रल होना है तो भाई सीधी बात है प्लांट्स तो आपको लगाने होंगे। तो बोला कैक्टस एक प्रॉमिसिंग प्लांट है, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। कैक्टस है, इसमें देखो फ्लावर्स भी आते हैं, ठीक है, बीज भी इनमें होते हैं और हर साल लगभग लगभग ये आप कह सकते हो कि ब्लूम करते हैं। दैट मीन्स बरसात आती है तब ये खिल उठते हैं। बाकी तो देखो स्कैरसिटी में सर्वाइव करने वाले प्लांट्स हैं। ठीक है, एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। एक बार पूछा था किसी से, राजस्थान से ही थे, बिलोंग करते थे, बोले यार महाराष्ट्र के किसान इतने सुसाइड करते हैं, ठीक है, और राजस्थान में सूखा इतना पड़ता है उसके बावजूद राजस्थान के किसान सुसाइड नहीं करते, इतना ऐसे कैसे। तो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब आपके पास में रिसोर्स स्कैरसिटी होती है ना, जब संसाधनों की कमी होती है, तब आप सरवाइव कर गए ना, इसका मतलब आप फिर बाद में जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं कैक्टस हमें सिखाते हैं हमारी जिंदगी के लिए भी। ठीक है जी, इनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है और मेनली कन्फाइनमेंट कहाँ पर है, 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 30 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, जो मैं आपको ऑलरेडी मैप पे बता चुका हूं, जहां पर मेजर डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स जो हैं वो फैले हुए हैं दुनिया के। चलिए जी नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है दैट इज इम्पेशंस करूपुसेमी, ठीक है, या करूपसामी। ये एक इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसकी डिस्कवरी अभी रिसेंट टाइम में हुई है। इम्पेशंस, इम्पेशंस का नाम क्यों डाला है, इम्पेशंस का मतलब ये हो गया कि आप जैसे ही इस प्लांट के फ्लावर्स को इनको टच करोगे ना, वो खिल उठेंगे। जैसे कि माँ ने एक छोटे बच्चे को टच किया तो वो मदरली टच मिल जाता है ना, तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि बस खिल उठते हैं। तो वही चीज यहाँ पर इस प्लांट में देखी गई। और ये प्लांट जो है ये कहाँ पर मिला है, ये तमिलनाडु में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है कलक्कड़ मुदनथुरई, ठीक है, मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई, इसमें आप बिल्कुल भी गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, कलक्कड़ मुदनथुरई जो है ये इंडिया का सदर्न मोस्ट आप कह सकते हो टाइगर रिजर्व है, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। वहां पर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे किया गया और उस सर्वे के दौरान ये नई डिस्कवरी हुई है इस प्लांट की। और नाम क्या दिया है इसको, इम्पेशंस करूपसामी। ठीक है जी, नाम किसके लिए दिया है, देखो तमिलनाडु बेस्ड, ठीक है, आप कह सकते हो बॉटनिस्ट, ठीक है, डॉक्टर एस करूपसामी, उनके नाम पर ये ट्रिब्यूट दिया गया है उनको, और उन्हीं के नाम पर ये प्लांट का नाम रख दिया गया है। इन्होंने एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, बेसिकली वो प्लांट्स, एंजियोस्पर्म का मतलब मैं बता दूं आपको, वो प्लांट्स जिनके फूल भी होते हैं और उनके फूलों में फिर बीज होते हैं, बीज और फूल मिलकर के अल्टीमेटली बना देते हैं फ्रूट। इस तरीके के जो प्लांट होती है उस फैमिली को आप एंजियोस्पर्म बोल दिया करते हो, और ये बेसिकली उसी कैटेगरी में आने वाला है। ठीक है जी, इसके अलावा फूल जो है वो बहुत छोटे होते हैं, डिमिनुटिव फ्लावर होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी पत्तियां देखो छोटी छोटी हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि 6 से 8 फ्लावर जो हैं वो आपको एक साथ एक बंच में देखने को मिल जाते हैं। अब पॉइंट है कि इस स्पीसी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने की भी जरूरत है। अगेन वही बात, क्लाइमेट चेंज का इशू बहुत ज्यादा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये मिलता कहाँ कहाँ पर है, देखो अफ्रीका में भी मिल जाता है, मेडागास्कर,
ठीक है। इंडिया, श्रीलंका, चाइना, इधर भी आपको इसकी कन्फाइनमेंट देखने को मिल जाती है। और इंडिया में तो आपको पता पड़ ही गया कि कहाँ पर इसकी डिस्कवरी हुई है, कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। और बाकी जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी आप यहाँ पर मैप में लोकेशंस देख सकते हो। ठीक है जी। यहाँ पर शुरुआत है ऊपर ही ऊपर राजा जी की, राजा जी से ऊपर कुछ है नो। इधर देख लो कलक्कड़ मुंडनथुरई, ये सदर्न मोस्ट। इस तरीके से आप ध्यान रखें। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कामलांग और नामदफा ईस्टर्न मोस्ट। इधर आ जाओ फिर वेस्टर्न मोस्ट में कौन सा गया, सह्याद्री। इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, क्योंकि यूपीएससी पूछेगी आपके सामने जो आर्टिकल्स आ रहे हैं ना उन्हीं में से, पर क्या पूछेगी उसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो हमेशा एक इंटेरोगेटिव अप्रोच लेकर के पढ़ाई किया करें। ठीक है।